भारत में HMPV वायरस ने दी दस्तक, बेंगलुरु में मिला पहला मामला, स्वास्थ्य विभाग ने जारी की चेतावनी। असम वन विभाग ने जारी की हाथियों पर एक सर्वे अनुमान रिपोर्ट, राज्य में हाथियों की संख्या में हुई वृद्धि, संरक्षित क्षेत्रों में पाए गए 68% हाथी। केंद्र सरकार ने लॉन्च किया भारत पोल पोर्टल, विदेश भागने वाले अपराधियों को पकड़ने में मदद करेगा यह पोर्टल। CBI द्वारा बनाया गया है यह पोर्टल। सत्या नडेला का बड़ा ऐलान, भारत में $3 बिलियन का निवेश करेगी माइक्रोसॉफ्ट, क्लाउड और AI तकनीक का भारत में होगा विस्तार। टुलारेमिया यानी रैबिट फीवर पर सामने आई रिपोर्ट, अमेरिका में मिले 50% से अधिक मामले। टुलारेमिया बीमारी अमेरिका में है सबसे आम। बीते 3 जनवरी को सावित्रीबाई फुले की जयंती मनाई गई। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिक्षा के क्षेत्र में उनके अतुलनीय योगदान और सामाजिक सुधारों को लेकर उनकी प्रगतिशील सोच को याद किया। बता दें कि सावित्रीबाई फुले का जन्म महाराष्ट्र के सतारा जिले में 3 जनवरी 1831 को हुआ था। महाराष्ट्र में उनके जन्मदिन को बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। उन्हें आधुनिक भारत की पहली महिला शिक्षिका के तौर पर भी याद किया जाता है। वहीं शिक्षिका के तौर पर उनके योगदान को देखते हुए तेलंगाना में इस दिन को महिला शिक्षक दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। उनका विवाह महान समाज सुधारक ज्योतिबा फुले के साथ हुआ था। हालांकि तब वे शिक्षित नहीं थी। ज्योतिबा फुले ने उनकी शिक्षा में अहम योगदान दिया। बाद में 1848 में उन्होंने ज्योतिबा फुले के साथ मिलकर पुणे में पहले बालिका विद्यालय की स्थापना की। इस प्रकार उन्होंने आधुनिक भारत में महिला शिक्षा की नींव रखी। उन्होंने विधवाओं के लिए शेल्टर होम भी खोला और विधवा विवाह की वकालत की। वहीं उन्हें साल 1852 में ब्रिटिश सरकार ने बेस्ट टीचर घोषित किया था। जानकारी के लिए बता दें कि साल 1877 में पड़े अकाल के दौरान सावित्रीबाई फुले 52 भोजन शिविर की स्थापना भी की थी। वे अंतर्जातीय विवाहों की पैरोकार और पक्षधर भी थी। उन्होंने ज्योतिबा फुले के साथ मिलकर सत्यशोधक समाज की स्थापना की और उन्हें भारतीय नारीवाद के अग्रणी के तौर पर याद किया जाता है। हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन और CEO सत्या नडेला ने भारत में $3 बिलियन निवेश करने की घोषणा की है। उन्होंने बेंगलुरु में आयोजित माइक्रोसॉफ्ट AI टूर के दौरान इसकी घोषणा की। यह निवेश अगले 2 सालों में किया जाएगा। इसका मकसद क्लाउड और AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार करना है और साथ ही लाखों लोगों को AI स्किल्स में प्रशिक्षित करना तथा स्टार्टअप्स और उद्यमियों को नवाचार के लिए प्रेरित करना है। माइक्रोसॉफ्ट इस निवेश के जरिए भारत में डेटा सेंटर स्थापित करेगा। गौरतलब है कि डेटा सेंटर ऐसे तकनीकी केंद्र होते हैं जहां बड़ी मात्रा में डिजिटल डेटा इकट्ठा किए जाते हैं। इससे इंटरनेट सेवाएं, ऑनलाइन ऐप्स और AI आधारित तकनीकें बेहतर तरीके से संचालित हो सकेंगी। वहीं माइक्रोसॉफ्ट का यह निवेश भारत के विकसित राष्ट्र 2047 के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा, जो अगले 5 साल में 2 करोड़ लोगों को AI स्किल्स में प्रशिक्षित करेगा। यह प्रशिक्षण माइक्रोसॉफ्ट के एडवांटेज इंडिया पहल के दूसरे संस्करण के तहत प्रदान किया जाएगा। बता दें कि माइक्रोसॉफ्ट ने 2024 में एडवांटेज इंडिया पहल की शुरुआत की थी। वहीं माइक्रोसॉफ्ट का निवेश केवल तकनीकी विकास के लिए नहीं बल्कि पर्यावरण संरक्षण के लिए भी किया जा रहा है। इसमें डेटा सेंटर जीरो वाटर का उपयोग करेंगे और नवीकरणीय ऊर्जा पर आधारित होंगे। माइक्रोसॉफ्ट ने अपने कार्बन फुटप्रिंट को 2030 तक कार्बन नेगेटिव बनाने का लक्ष्य रखा है। हाल ही में रूस ने काला सागर में तेल रिसाव के कारण क्रीमिया में क्षेत्रीय आपातकाल की घोषणा कर दी है। बता दें कि दिसंबर में क्षेत्र में आए तूफान से 2 तेल टैंकर आपस में टकरा गए थे। टकराव के कारण हुए रिसाव के कारण कीर्च जलडमरू मध्य के आसपास की रेत और मिट्टी प्रदूषित हो गई। बता दें कि इस रिसाव से यहां 86,000 मीट्रिक टन से अधिक प्रदूषित सामग्री फैल गई, जिसे कर्मचारी साफ काम कर रहे हैं। गौरतलब है कि कीर्च जलडमरू मध्य क्रीमिया को रूस के कार्नाडार क्षेत्र से अलग करता है। वहीं काला सागर की बात करें तो यह यूरोप और एशिया के बीच स्थित एक महत्वपूर्ण सागर है। यह सागर 6 देशों द्वारा घिरा हुआ है: तुर्की, बुल्गारिया, रोमानिया, यूक्रेन, रूस और जॉर्जिया। काला सागर का कुल क्षेत्रफल लगभग 4,36,000 वर्ग किलोमीटर है और इसकी गहराई औसतन 1250 मीटर है। काला सागर में गिरने वाले मुख्य नदियां डैन्यूब, डोन और नीपर हैं, जो इसे जलमार्गों के रूप में महत्वपूर्ण बनाती हैं। ऐतिहासिक दृष्टि से यह सागर व्यापार, परिवहन और सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण रहा है।
काला सागर में कई खाड़ियां भी हैं। इनमें यूक्रेन में कारकेरेट खाड़ी, बुल्गारिया में बरगास खाड़ी, यूक्रेन में निप्रोवस्की खाड़ी और निस्ट्रोवस्की खाड़ी और तुर्की में सिनोप खाड़ी और सैमसन खाड़ी प्रमुख हैं। हाल ही में ब्राजील ने घोषणा की है कि इंडोनेशिया ब्रिक्स समूह का पूर्ण सदस्य बन गया है। बता दें कि वर्ष 2023 में जोहान्सबर्ग शिखर सम्मेलन में इंडोनेशिया की सदस्यता को समर्थन दिया गया था। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2024 में इस समूह का विस्तार करके इसमें मिस्र, इथियोपिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात को शामिल किया गया। हालांकि सऊदी अरब अभी इसमें शामिल नहीं हुआ है। गौरतलब है कि ब्रिक्स विश्व की अग्रणी उभरती अर्थव्यवस्थाओं ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के समूह का संक्षिप्त नाम है। ब्रिक्स नेताओं का शिखर सम्मेलन प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। बता दें कि 2024 में 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। इस शिखर सम्मेलन की मेजबानी रूस ने की थी। उल्लेखनीय है कि 2025 में ब्राजील ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करेगा। जानकारी के लिए बता दें कि ब्रिक्स समूह का अनौपचारिक गठन रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में G8 आउटरीच शिखर सम्मेलन के दौरान हुआ था। वर्ष 2006 में न्यूयॉर्क में ब्रिक विदेश मंत्रियों की पहली बैठक के दौरान इसे औपचारिक रूप दिया गया। स्थापना के समय इस संगठन में केवल 4 सदस्य देश थे। बता दें कि 2009 में रूस के येकातेरिनबर्ग में ब्रिक का पहला शिखर सम्मेलन हुआ था। अगले वर्ष 2010 में दक्षिण अफ्रीका भी इसमें शामिल हो गया। दक्षिण अफ्रीका के इस समूह में शामिल होने के बाद इस समूह का नाम ब्रिक्स हो गया। हाल ही में बेंगलुरु में ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस यानी HMPV का पहला मामला सामने आया। यह मामला बेंगलुरु के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में 8 महीने की एक बेबी में दर्ज किया गया। इसके बाद कर्नाटक में एक और मामला दर्ज किया गया। वहीं देश में इस वायरस का तीसरा मामला अहमदाबाद में दर्ज किया गया। हालांकि इसके सैंपल्स को राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान पुणे को भेजा गया है, जिससे इस वायरस के स्ट्रेन और अन्य जानकारी को हासिल किया जा सके। दरअसल इन दिनों चीन में HMPV रेस्पिरेटरी सिंसीटियल वायरस के कई मामले देखे जा रहे हैं। ऐसे में कर्नाटक स्वास्थ्य विभाग का मानना है कि चीन में फैले HMPV वायरस के स्ट्रेन का डाटा अभी उपलब्ध नहीं है, जिसके चलते बेंगलुरु में दर्ज किए गए मामले को चीन जैसे होने का दावा नहीं किया जा सकता। बता दें कि HMPV यानी ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस एक रेस्पिरेटरी वायरस है। इसमें आमतौर पर फ्लू जैसे लक्षण दिखाई देते हैं, जो सर्दियों में सबसे ज्यादा होता है। यह संक्रमित व्यक्तियों या दूषित सरफेस के सीधे संपर्क के माध्यम से फैलता है। इसके लक्षणों में खांसी, बुखार, गले में खराश, रनी नोज और कुछ मामलों में सांस लेने में तकलीफ शामिल है। इससे बहुत छोटे बच्चे, बुजुर्ग या कमजोर इम्यून सिस्टम वाले लोग, निमोनिया या ब्रोंकियोलाइटिस जैसे अधिक गंभीर श्वसन स्थितियों वाले लोग प्रभावित हो सकते हैं। यह अन्य रेस्पिरेटरी वायरस जैसे रेस्पिरेटरी सिंसिटियल वायरस, मिजल्स और मम्स की तरह ही होते हैं। हालांकि अभी तक इसकी कोई वैक्सीन उपलब्ध नहीं है और न ही कोई एंटीवायरल उपचार उपलब्ध है। हाल ही में टुलारीमिया पर एक रिपोर्ट जारी की गई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका में टुलारीमिया के मामलों में 50% से अधिक की वृद्धि देखी गई है। गौरतलब है कि टुलारीमिया एक जीवाणु जनित बीमारी है, जिसे आमतौर पर रैबिट फीवर के नाम से भी जाना जाता है। यह बीमारी दुर्लभ और जानलेवा संक्रामक हो सकती है, जो मुख्य रूप से 5 से 9 वर्ष की आयु के बच्चों, वृद्ध पुरुषों और अमेरिकी भारतीयों या अलास्का मूल निवासियों को प्रभावित करती है। बता दें कि रैबिट फीवर फ्रांसिसेला टुलारेंसिस नामक जीवाणु के कारण होता है, जो जानवरों और मनुष्यों दोनों को संक्रमित कर सकता है। इस बीमारी के संक्रमण की संभावना सबसे अधिक खरगोश, कृंतक और हिरण मक्खियों से होती है। इसका संक्रमण मनुष्यों में संक्रमित टिक और हिरण मक्खी के काटने से या संक्रमित जानवरों के सीधे संपर्क में आने से फैलता है। इसके अलावा प्रयोगशाला में काम करने वाले व्यक्ति भी इस जीवाणु से संक्रमित हो सकते हैं। इस जीवाणु को जैव हथियार के रूप में उपयोग की क्षमता के आधार पर उच्चतम जोखिम की श्रेणी में नामित किया गया है। जानकारी के लिए बता दें, अमेरिका में इस बीमारी के मामलों में वृद्धि एक गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौती बनी हुई है। रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र यानी CDC ने लोगों को इस बीमारी से बचाव के लिए सावधानी बरतने का सुझाव दिया है। हालांकि अभी तक इसके लिए अमेरिका में टीकाकरण उपलब्ध नहीं है। हाल ही में असम राज्य वन विभाग ने एक सर्वे अनुमान रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट के मुताबिक असम में हाथियों की संख्या में इजाफा दर्ज किया गया है। इस 7 साल बाद किए गए सर्वे में हाथियों की संख्या 5,719 से बढ़कर 5,828 हो गई है, जबकि आखिरी बार हाथियों की गणना को लेकर सर्वे 2017 में किया गया था। इससे पहले 2011 में इनकी संख्या 5,620, 2008 में 5,281 और 2002 में 5,246 दर्ज की गई थी।
ऐसे में रिपोर्ट बताती है कि असम की हाथी आबादी दशकों से स्थिर रही है। रिपोर्ट के मुताबिक असम में हाथियों के संरक्षण में संरक्षित क्षेत्रों की भूमिका अहम देखी गई और 68% हाथी संरक्षित क्षेत्रों में पाए गए हैं। वहीं 30.4% प्रबंधित वनों में, जबकि 1.6% अन्य क्षेत्रों में पाए गए। जबकि रिपोर्ट यह भी बताती है कि असम में अपनी कुल जनसंख्या का 82% यानी 4,777 हाथी महज 5 हाथी अभ्यारण्यों में पाए गए हैं। इन अभ्यारण्यों में चिरांगरिपु, सोनितपुर, देहिंग पटकाई, काजीरंगा, कार्बी आंगलोंग और धनसिरी लुंगडिंग शामिल हैं। गौरतलब है कि हाथी अभ्यारण्य चिरांगरिपु हाथी अभ्यारण्य में प्रति 100 वर्ग किलोमीटर में 79 हाथियों के साथ सबसे ज्यादा घनत्व दर्ज किया गया है, जबकि धनसिरी लुंगडिंग हाथी रिजर्व में सबसे कम घनत्व यानी प्रति 100 स्क्वायर किलोमीटर में मात्र 6 हाथी दर्ज किए गए। जानकारी के लिए बता दें कि केंद्र सरकार ने हाथियों के संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत की है। इसे हाथियों एवं उनके आवासों और गलियारों के संरक्षण के लिए फरवरी 1992 में शुरू किया गया था। यह पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा संचालित किया जाता है। इसका मकसद मानव हाथी संघर्ष और पालतू हाथियों की भलाई से जुड़े मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करना है। इस प्रोजेक्ट के तहत देश के प्रमुख हाथी क्षेत्र वाले राज्यों को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान किया जाता है। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक समारोह में 19 प्रमुख व्यक्तियों को प्रतिष्ठित यूएस प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम से सम्मानित किया। पुरस्कार प्राप्त करने वाली सभी हस्तियां राजनीति, मनोरंजन, खेल और अन्य क्षेत्रों से संबंधित हैं। बता दें कि पुरस्कार के लिए हिलेरी क्लिंटन, जॉर्ज सोरोस, रॉबर्ट एफ कैनेडी, लियोनेल मेस्सी, जेन गोडॉल और डेंजल वाशिंगटन सहित कई हस्तियों का चयन किया गया है। उल्लेखनीय है कि रॉबर्ट एफ कैनेडी को मरणोपरांत ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। यह पुरस्कार उन व्यक्तियों को दिया जाता है जिन्होंने वैश्विक शांति, सांस्कृतिक समृद्धि और समाज की भलाई के कार्य में प्रमुख योगदान दिया हो। गौरतलब है कि यूएस प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम पुरस्कार संयुक्त राज्य अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। इसे 1945 में राष्ट्रपति हैरी एस ट्रूमैन द्वारा स्थापित किया गया था। इस पुरस्कार में एक मेडल प्रदान किया जाता है। मेडल पर लाल पंचकोण के ऊपर एक सफेद तारा होता है, जिसके चारों ओर 5 सुनहरे ईगल होते हैं। इसके केंद्र में 13 सुनहरे सितारों वाला एक नीला चक्र होता है। यह पुरस्कार अमेरिका के राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया जाता है, जिनके पास सम्मानित व्यक्तियों को चुनने का अधिकार होता है। इस चयन के लिए कोई औपचारिक प्रक्रिया नहीं है, लेकिन राष्ट्रपति सिफारिशों या अपनी स्वयं की पहल पर प्राप्तकर्ताओं को चुन सकते हैं। हालांकि कभी कभी अमेरिकी कांग्रेस के सदस्य भी संभावित प्राप्तकर्ताओं के लिए सिफारिश पत्र भेजते हैं। हाल ही में केंद्रीय पशुपालन और मत्स्य पालन मंत्री ने सिक्किम के सोरेंग जिले में भारत का पहला ऑर्गेनिक फिशरीज क्लस्टर लॉन्च किया है। यह क्लस्टर प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना पहल के तहत लॉन्च किया गया है। यह ऑर्गेनिक फिशरीज क्लस्टर सिक्किम में पर्यावरण के अनुकूल जलीय कृषि को बढ़ावा देगा। यह क्लस्टर टिकाऊ उत्पादन और न्यूनतम पर्यावरणीय क्षति सुनिश्चित करने के लिए हानिकारक रसायनों का कम प्रयोग करता है। गौरतलब है कि नाबार्ड बुनियादी ढांचे, क्षमता निर्माण और मत्स्य पालन आधारित किसान उत्पादक संगठनों के साथ इस पहल का समर्थन करेगा। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना मत्स्य पालन विभाग तथा मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। इसका उद्देश्य 20,050 करोड़ रुपए के निवेश के साथ भारत में सतत मत्स्य विकास के माध्यम से नीली क्रांति हासिल करना है। PMMSY को वित्त वर्ष 2020-21 से वित्त वर्ष 2024-25 तक 5 वर्षों की अवधि के लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू किया जा रहा है। यह योजना मत्स्य मूल्य श्रृंखला, उत्पादन, उत्पादकता, गुणवत्ता और कटाई के बाद बुनियादी ढांचे और विपणन के आधुनिकीकरण पर ध्यान केंद्रित करती है। इस योजना के तहत मछुआरों को बीमा कवरेज, वित्तीय सहायता और किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा भी प्रदान की जाती है। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री ने एक नए पोर्टल भारत पोल का शुभारंभ किया। यह पोर्टल केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी CBI द्वारा विकसित किया गया है। यह पोर्टल विदेश भागने वाले अपराधियों को पकड़ने में मदद करने के लिए बनाया गया है। गौरतलब है कि यह पोर्टल इंटरपोल की प्रणाली के समान कार्य करेगा। साथ ही भारतीय प्राधिकारियों और वैश्विक कानून प्रवर्तन एजेंसियों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने में भी मदद करेगा। बता दें कि पोर्टल का प्राथमिक उद्देश्य भारत में कानून प्रवर्तन एजेंसियों को विदेश भागने वाले अपराधियों से निपटने में मदद करना है। साथ ही यह महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय अपराध विरोधी संसाधनों तक वास्तविक समय पर पहुंच की सुविधा भी प्रदान करेगा। भारत पोल पोर्टल का उद्देश्य साइबर अपराध, मानव तस्करी, वित्तीय धोखाधड़ी और मादक पदार्थों की तस्करी जैसे अंतर्राष्ट्रीय अपराधों से निपटना है। यह पोर्टल रेड नोटिस और अन्य इंटरपोल नोटिस जारी करने सहित त्वरित अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को सक्षम बनाता है।
उल्लेखनीय है कि भारत पोल विशेष रूप से भारत के नए आपराधिक कानून प्रावधानों के तहत विदेश भागने वाले अपराधियों के तेजी से प्रत्यर्पण या निर्वासन की सुविधा प्रदान करेगा। भारत पोल से समन्वय में सुधार होने तथा भारतीय पुलिस बलों को वैश्विक आपराधिक गतिविधियों से अधिक प्रभावी ढंग से निपटने में मदद मिलने की उम्मीद है। तो आइए अब खबरों से जुड़े 5 सवालों पर डालते हैं एक नजर। सावित्रीबाई फुले के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. सावित्रीबाई फुले भारत की पहली महिला शिक्षिका थी। 2. वह केवल महिला शिक्षा तक ही सीमित रहीं, सामाजिक सुधारों में उनकी कोई भूमिका नहीं थी। 3. उन्होंने विधवा पुनर्विवाह और जातिगत भेदभाव के खिलाफ आंदोलन चलाया। उपर्युक्त में से कितने कथन सही है या सही हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस यानी HMPV के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह एक श्वसन तंत्रीय वायरस है। 2. इस वायरस की पहचान पहली बार 2010 में की गई थी। 3. यह वायरस न्यूमोविरिडे परिवार से संबंधित है। उपर्युक्त में से कितने कथन गलत है या गलत हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, ऑर्गेनिक फिशरीज क्लस्टर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह सिक्किम में स्थित भारत का दूसरा ऑर्गेनिक फिशरीज क्लस्टर है। 2. इसका उद्देश्य जैविक तरीकों से मछली पालन को बढ़ावा देना है। 3. यह क्लस्टर प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का हिस्सा है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही है या सही हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, भारत पोल पोर्टल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसका शुभारंभ रक्षा मंत्रालय द्वारा किया गया है। 2. इसे राष्ट्रीय जांच एजेंसी द्वारा विकसित किया गया है। 3. यह पोर्टल इंटरपोल की प्रणाली के समान कार्य करेगा। उपर्युक्त में से कितने कथन सही है या सही हैं? ए केवल 1, 2 केवल 2, 3 सभी 3, 4 इनमें से कोई नहीं। अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। काला सागर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. काला सागर यूरोप और एशिया के बीच स्थित एक अंतर्देशीय सागर है। 2. यह सागर केवल 5 देशों की सीमाओं से घिरा हुआ है। 3. यह बोस्फोरस जलडमरू मध्य के माध्यम से भूमध्य सागर से जुड़ता है। उपर्युक्त में से कितने कथन गलत हैं या गलत हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी इनमें से कोई नहीं। चलते चलते डालते हैं कुछ छोटी मगर जरूरी खबरों पर एक नजर। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भुवनेश्वर में आयोजित 18वें प्रवासी भारतीय दिवस का उद्घाटन किया। उन्होंने प्रवासी भारतीयों को वैश्विक सम्मान दिलाने में भारतीय मूल्यों की भूमिका को रेखांकित किया। इस वर्ष का यह दिवस विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान के थीम पर आधारित है। बता दें कि प्रवासी भारतीय दिवस 2015 से 2 साल में एक बार 9 जनवरी को मनाया जाता है। इस दिवस की शुरुआत पहली बार 2003 में की गई थी। यह विदेश मंत्रालय का प्रमुख कार्यक्रम है। यह तिथि इसलिए चुनी गई क्योंकि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे और उन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किया था। हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने शीतकालीन 4 धाम सर्किट का उद्घाटन किया। इस पहल का उद्देश्य सर्दियों के ऑफ सीजन महीनों में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देना और पर्यटकों को राज्य में आकर्षित करना है। 4 प्रमुख धामों में केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री के शीतकालीन पूजन स्थलों को तीर्थयात्रियों के लिए विकसित किया गया है। शीतकाल में जब 4 धाम के मुख्य मंदिर बंद रहते हैं तो इन मंदिरों के मुख्य देवताओं को निचले इलाकों में स्थित मंदिरों में लाया जाता है। इनमें मुखबा गंगोत्री धाम का, खरसाली यमुनोत्री धाम का तथा रुद्रप्रयाग के उखीमठ में केदारनाथ का और चमोली के पांडुकेश्वर में बद्रीनाथ का शीतकालीन निवास स्थान है। हाल ही में 4 जनवरी को दुनिया भर में विश्व ब्रेल दिवस मनाया गया। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य नेत्रहीन या दृष्टिबाधित लोगों के लिए साक्षरता और शिक्षा के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। बता दें कि यह दिन लुई ब्रेल के जन्म के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। लुई ब्रेल दुनिया भर में नेत्रहीन लोगों द्वारा उपयोग की जाने वाली और ब्रेल लिपि के आविष्कारक थे। इनका जन्म 4 जनवरी 1809 को फ्रांस के कूपव्रे में हुआ था। फ्रांस में ब्रेल लिपि को आधिकारिक तौर पर 1854 में अपनाया गया था। इस लिपि में कागज पर उभरे हुए बिंदुओं के स्पर्श से दृष्टिबाधित लोगों को शिक्षा दी जाती है। इस दिवस की स्थापना संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा नवंबर 2018 में की गई थी। हाल ही में परमाणु ऊर्जा आयोग के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर राजगोपाला चिदम्बरम का निधन हो गया। वह भारतीय परमाणु कार्यक्रम के प्रमुख वैज्ञानिक थे। उन्होंने 1974 के ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा और वर्ष 1998 के पोखरण द्वितीय परमाणु परीक्षणों में अपना अतुलनीय योगदान दिया था।
बता दें कि डॉक्टर राजगोपाला चिदम्बरम का जन्म वर्ष 1936 में तमिलनाडु के चेन्नई में हुआ था। इन्होंने प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के निदेशक और परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष जैसे प्रमुख पदों पर काम किया था। इनके उत्कृष्ट योगदान के लिए इन्हें साल 1975 में पद्मश्री और वर्ष 1999 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। हाल ही में गोवा सरकार द्वारा बीमा सखी योजना शुरू की गई। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को वित्तीय रूप से सशक्त बनाना है। इस योजना के तहत 18 से 70 वर्ष आयु वर्ग की महिलाओं को विशेष प्रशिक्षण मिलेगा और 3 साल तक उन्हें स्टाइपेंड के रूप में सहायता प्रदान की जाएगी। प्रशिक्षण के बाद महिलाएं LIC एजेंट के रूप में काम करेंगी। योजना का मुख्य उद्देश्य जीवन बीमा की कवरेज को गांवों तक पहुंचाना और महिलाओं को आजीविका का एक नया साधन प्रदान करना है। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने सभी महिलाओं से इस योजना में भाग लेने की अपील की है। हाल ही में वी नारायणन को इसरो के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। वे 14 जनवरी 2025 से कार्यभार संभालेंगे। बता दें कि वी नारायणन ने 1984 में इसरो से जुड़कर अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं। वर्तमान में वे इसरो की लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर यानी LPSC के निदेशक हैं, जहां उन्होंने कई प्रमुख अंतरिक्ष मिशनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। गौरतलब है कि इसरो यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन भारत का प्रमुख अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान है, जो अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और उपग्रह मिशनों के क्षेत्र में प्रमुख भूमिका निभाता है। ई-श्रम पोर्टल अब भारत की सभी 22 अनुसूचित भाषाओं में उपलब्ध होगा। इससे असंगठित श्रमिकों को सरकारी योजनाओं तक आसान पहुंच मिलेगी। गौरतलब है कि पहले यह पोर्टल केवल अंग्रेजी, हिंदी, कन्नड़ और मराठी में उपलब्ध था। इस बहुभाषी सुविधा को लागू करने के लिए MEITY की भाषणी परियोजना का उपयोग किया गया है। ई-श्रम पोर्टल पर प्रतिदिन लगभग 30,000 श्रमिक पंजीकरण कर रहे हैं। श्रमिक अब अपनी जानकारी को अपनी सुविधानुसार किसी भी भाषा में अपलोड कर सकते हैं। सरकार का यह कदम डिजिटल समावेशन और श्रमिकों की पहचान को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। हाल ही में चीन में लिथियम भंडारों की खोज की गई। इसके साथ ही अब चीन के पास दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा लिथियम भंडार हो गया है। इससे पहले चीन के पास लिथियम भंडार का 6% हिस्सा था। यह वृद्धि तिब्बत में एक बड़े लिथियम भंडार की खोज के कारण हुई है। लिथियम एक कीमती धातु है जो मुख्य रूप से बैटरियों, खासकर इलेक्ट्रिक वाहनों की बैटरियों में उपयोग होती है। यह धातु उच्च ऊर्जा घनत्व, हल्के वजन और रिचार्जेबल गुणों के कारण प्रौद्योगिकी उद्योग में महत्वपूर्ण है। लिथियम का उपयोग बैटरियों के अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स, चिकित्सा और अन्य उद्योगों में भी किया जाता है। प्रिय व्यूअर्स, हमारी टीम कोशिश करती है कि आपको दी गई खबरों में एक भी गलती ना हो, लेकिन यदि किसी सोर्स या ह्यूमन एरर की वजह से ऐसी गलती हो जाती है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में उस गलती को सुधार कर पिन कर दिया जाता है। यह आपको कमेंट बॉक्स में सबसे ऊपर दिखाई देता है। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।